स्टूडेंट्स, आज हम हैलोजन के ऑक्सी अम्ल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो हैलोजन क्या करती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सो अम्ल बनाती है, जैसे HOCl। ये हैलोजन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सो अम्ल है। किसका? हैलोजन का। ऐसे ही बन सकता है HOF। ये हमारे ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। यदि ऑक्सो अम्ल में हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 हुई तो हम उन ऑक्सो अम्लों को हैलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैलिक अम्ल के नाम से। यदि ऑक्सो अम्ल में, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल में ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बोला मैंने? ऑक्सीकरण अवस्था +3 हुई तो हम उन ऑक्सो अम्लों को क्या कहेंगे? हैलिक अम्ल थर्ड अम्ल वाले। देखो, ये हैलिक अम्ल है। जब यदि ऑक्सीकरण अवस्था 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे? हैलिक फर्स्ट अम्ल। ये क्या है? हैलिक थर्ड अम्ल। तो यहाँ पर हैलिक 5th लिखा है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 5th। और यहाँ पर कितनी है? 7th। तो जो हैलोजन के ऑक्सो अम्ल की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, हम उनको हैलिक 1 अम्ल भी कह सकते हैं, या हम एक और नाम दे सकते हैं इनको, हाइपोहेलस अम्ल। क्या बोल सकते हैं? हाइपोहेलस अम्ल। कुछ समझ में आया? हाइपोहेलस अम्ल कौन से ऑक्सो अम्लों को कहेंगे? उन ऑक्सो अम्लों को कहेंगे जिनमें हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो। यदि +3 हुई तो हैलिक थर्ड अम्ल तो हुए, लेकिन इनको हम बोलते हैं हेलस अम्ल। क्या बोलते हैं? हेलस अम्ल। ऐसे ऑक्सो अम्ल जिनमें हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी तो हम उन्हें हेलस अम्ल कहेंगे। और ऐसे ऑक्सो अम्ल जिनमें हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 5 होगी तो 5 वालों को हम कहेंगे हैलिक अम्ल। क्या कहेंगे? हैलिक अम्ल। और ऐसे ऑक्सो अम्ल हैलोजन के जिसमें हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 7 होगी, हम उनको बोलेंगे परहैलिक अम्ल। चाहे हाइपोहेलस अम्ल हो, ये भी ऑक्सो अम्ल है। हेलस अम्ल है, ये भी ऑक्सो अम्ल है। हैलिक अम्ल है, ये भी ऑक्सो अम्ल है। परहैलिक अम्ल है, ये भी ऑक्सो अम्ल है हैलोजन के। लेकिन अंतर क्या है? यदि हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होगी तो हम हाइपोहेलस नाम देंगे, यदि 3 होगी तो हम हेलस अम्ल कहेंगे, 5 होगी तो हम हैलिक अम्ल कहेंगे, और 7 होगी तो हम परहैलिक अम्ल कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो हैलोजन ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, और ये 4 प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। किस आधार पर? कि हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। या तो +1 हो सकती, +3 हो सकती, +5 हो सकती, और +7 हो सकती। +1 वाले हाइपोहेलस, +3 वाले हेलस, +5 वाले हैलिक, और +7 वाले परहैलिक अम्ल। अब हम कुछ फ्लोरीन हैलोजन ले लेते हैं। हैलोजन के बनने हैं ऑक्सो अम्ल, तो हमने कौन सा हैलोजन ले लिया? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन ना तो ये वाला बनाता है, ये वाला बनाता है सिर्फ। कौन सा वाला? हाइपोहेलस। ये बनाता है सिर्फ HOF। ये वाला नहीं बनाता। हैलिक थर्ड अम्ल वाला नहीं बनाता। हेलस अम्ल नहीं बनाता। हैलिक 5th वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैलिक अम्ल, वो भी नहीं बनाता। हैलिक 7th वाला भी नहीं बनाता, जिसका नाम क्या है? परहैलिक अम्ल। चाहे हम हैलिक 7th अम्ल कहें, चाहे परहैलिक अम्ल कहें। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, वो भी कौन सा वाला? हाइपोहेलस अम्ल। क्या बनाता है? हाइपोहेलस अम्ल। तो इसका नाम क्या होगा? अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होगा हाइपो, क्योंकि ये हाइपो है। देखो, हाइपो। अब बोले हेलस, तो हेलस नहीं लिखेंगे। हम क्या नाम लिख दें इसका? फ्लोरीन से बना। हेलस मतलब है कौन सा हैलोजन है, तो यहाँ तो फ्लोरीन है, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोफ्लोरस अम्ल। देखो, हाइपोहेलस लिखना था इसका नाम, तो हैलोजन कौन से? हेलस शब्द कहाँ से आया? हैलोजन से। और कौन सी हैलोजन ली हमने? फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोफ्लोरस अम्ल। अब मान लो हम क्लोरीन का बना दे, तो क्लोरीन का क्या बनेगा? HOCl। तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोक्लोरस अम्ल। जैसे हाइपोफ्लोरस अम्ल ये वाला है, तो ये क्या होगा? HOCl वाला। हाइपो। अब हेलस लिखना, तो हेलस कौन सा? हैलोजन। हैलोजन मतलब कौन सा? क्लोरीन वाला। तो ये होगा हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल। अब ब्रोमीन वाला बना देते हैं, तो ब्रोमीन क्या बनाएगी? HOBr। और आयोडीन क्या बनाएगी? HOI। तो इनको हमने क्या कहा? इनमें
इसमें हेलोजन की ऑक्सीकरण +1 है, तो हेलिक 1 प्रकार के हैं, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, हाइपोएलस अम्ल। तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोफ्लोरस अम्ल। इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा हाइपोब्रोमस अम्ल। और ये क्या होगा, हाइपो आयोडस अम्ल, हाइपो आयोडस अम्ल। ठीक है, तो ये जो हाइपोहेलस वाले हैं जिनमें हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, वो कितने बनाते हैं, फ्लोरीन भी बनाता, क्लोरीन भी बनाता, ब्रोमीन भी बनाता और आयोडीन भी बनाता। लेकिन ये वाले हेलिक 3 वाले, जिसका दूसरा नाम क्या है, हेलस अम्ल, वो ये नहीं बनाता, फ्लोरीन नहीं बनाता, सिर्फ कौन बनाता, सिर्फ क्लोरीन बनाता। और ये होते हैं HOClO, और ये ब्रोमीन भी नहीं बनाता और आयोडीन भी नहीं बनाता। कौन से वाले, हेलस अम्ल वाले। तो इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम होने वाला है हेलस अम्ल। तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, ये Cl ने बनाया तो हाइपो नहीं लगाएंगे, सब क्या लिखेंगे, क्लोरस अम्ल। और हेलस वाले फ्लोरीन नहीं बनाता, ना ब्रोमीन बनाता, ना आयोडीन, सिर्फ कौन बनाता, क्लोरीन। और जबकि हाइपोहेलस वाले फ्लोरीन भी बनाता, क्लोरीन भी बनाता, ब्रोमीन भी बनाता, आयोडीन भी बनाता। अब हम आए हेलिक अम्ल पे, जिसमें ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती, 5। ये बेटा दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो हेलिक अम्ल की बात करें तो कौन नहीं बनाता, फ्लोरीन नहीं बनाता है, लेकिन ये Cl Br I तीनों बनाते हैं। तो यहाँ बनता है हमारा HOClO2, और ये बनता है HOBrO2, और ये बनता है HOIO2। तो इसका नाम हमें क्या रखना है, हेलिक अम्ल। तो ये किसका है, क्लोरीन का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरिक अम्ल। ये हमारा क्या है, क्लोरिक अम्ल। तो ये क्या होगा हमारा, ये Br का है, नाम क्या रखते हैं हम, हेलिक अम्ल। तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमिक अम्ल। क्या बोलेंगे, ब्रोमिक अम्ल। और ये आयोडीन का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडिक अम्ल। अब हम इस वाले पर आ जाते हैं, परहेलिक वाले। तो परहेलिक ये नहीं बनाता है, ये तीनों बनाते हैं। तो परहेलिक में ये बनेगा HOClO3, ये बनेगा HOBrO3, और ये बनेगा HOIO3। तो इसका नाम क्या होगा, परहेलिक। तो ये क्या होगा हमारा, पर क्लोरिक अम्ल। ये होगा पर ब्रोमिक अम्ल। ये क्या होगा, पर आयोडिक अम्ल। तो इसका नाम होने वाला है पर क्लोरिक अम्ल। इसका नाम होगा पर ब्रोमिक अम्ल। और ये क्या होगा हमारा, पर आयोडिक अम्ल। ठीक है, ये देखिए आप किताब में ये दिए हैं हमें 4 प्रकार के, 1 2 3 4। जो हेलिक 1 वाले हैं उन्हीं को हम हाइपोहेलस अम्ल कहते हैं, ये चारों बनाते हैं। ये हैं हेलिक 3 वाले, जिनको हम हेलस अम्ल कहते हैं, जो सिर्फ कौन बनाता है, क्लोरीन। और जो हेलिक 5 वाले हैं, जिनको हेलिक अम्ल कहते हैं, वो कौन बनाता है, फ्लोरीन को छोड़कर तीनों बनाते हैं। ऐसे ही हेलिक 7 वाले, जिन्हें हम पर हेलिक अम्ल कहते हैं, वो भी तीनों बनाते हैं। ये है आपकी टेबल। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन के कुछ ऑक्सो अम्लों की संरचना पढ़ने वाले हैं। क्लोरीन के कुछ ऑक्सो अम्लों की संरचना पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं क्लोरीन के कुछ ऑक्सो अम्लों की संरचना, सिर्फ ये वाले की। क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल, तो क्लोरीन के कौन से हुए, ये वाले। तो इनकी संरचना पढ़ते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या उठा लिया हमने, हाइपोक्लोरस अम्ल, जिसमें क्या है, HOCl। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो एक हाइड्रोजन को आवश्यकता है, एक Cl क्लोरीन को आवश्यकता है। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो यदि वो 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले तो इसके पास 8 हो गए। तो इसके पास 6 थे तो 7 हो गए। अब हाइड्रोजन के पास 1 है, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मिल जाए, तो इसके 2 हो जाएंगे। इसके पास 7 हो चुके थे तो 1 मिल गए तो 8। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, हाइपोक्लोरस अम्ल की। अब हमें किसकी बनानी, क्लोरस अम्ल की, जिसमें क्या होते हैं, 1 H 2 ऑक्सीजन और Cl। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ये ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक तो कोवैलेंट बॉन्ड इससे बना लेगा हाइड्रोजन से, और एक बना लिया उसने Cl से। तो ऑक्सीजन की तो बैलेंसी कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक हाइड्रोजन से एक Cl से मिल गए। अब ये जो 2 ऑक्सीजन और बचे हमारे, ये ऐसे नहीं, यहाँ बना देते हैं। ये देखिए फिर से, ये क्लोरस अम्ल की, ये HOClO, 2 ही तो O है, 3 वाला बोल दिया था। तो ये O है, इसने इस हाइड्रोजन से रिएक्शन की, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, इसके पास 6 थे 7 हो गए। अभी एक और इसने किससे कर ली, Cl से, तो इसके कितने हो गए 8। अब ये Cl बनाएगा डबल बॉन्ड से O, तो ये है हमारा
क्लोरस अम्ल। अब है बनानी है क्लोरिक अम्ल की, HOClO2 की। तो ये बनती है इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की, इस ऑक्सीजन ने Cl से भी एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की, तो ये HOCl हो गया। लेकिन अभी क्या बचे, O2, तो दो O इस तरीके से डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, क्लोरिक अम्ल। अब हमें बनाना है परक्लोरिक अम्ल की। तो परक्लोरिक अम्ल में ये है Cl, तो Cl से जुड़ गया ये डबल बॉन्ड, पहले तो जोड़ा Cl से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो Cl का अष्टक क्या हो गया, पूरा। और इस O से जुड़ गया हमारा, कौन जुड़ गया इस O से, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी पूरा, ऑक्सीजन का भी पूरा, और क्लोरीन का भी पूरा। लेकिन अभी क्या बचे हमारे पास, ऑक्सीजन, क्लोरीन का अष्टक पूरा, लेकिन अभी क्या जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन। तो ये 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो ये है हमारी परक्लोरिक अम्ल की संरचना। ये इस तरीके से किताब में दी है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आप इस तरीके से बुक से बना लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 18 के तत्व। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 18 के तत्व, जिनको हम अक्रिय गैसों के नाम से, निष्क्रिय गैसों के नाम से, उत्कृष्ट गैसों के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं, ये 0 ग्रुप का है, 18वें ग्रुप या 0 ग्रुप। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो रेडॉन तो हमारा क्या है, रियोन, रेडॉन ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और ये अक्रिय गैसें हैं, इनके ये क्यों है अक्रिय, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण। तो हमने ये तत्व लिख दिया, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। इनके ये परमाणु क्रमांक लिख दिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो क्या बनेगा, 1s2। नियोन का बनाए तो 1s2, 2s2 और 2p6। ऑर्गन का बनाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्रिप्टॉन का बनाए तो क्रिप्टॉन का हम अक्रिय गैस के रूप में लिख दें, ऑर्गन लिख दिया हमने, तो हमने इतना तो लिख ही दिया इसको। या इसको भी और कैसे लिख सकते थे हम, नियोन के रूप में, तो नियोन 3s2 और 3p6। नियोन मतलब ये 10, तो 10 तो देखो ये हमने इस चीज को ये लिख दिया, इतने को पूरे, इतने को नियोन। और फिर क्या बचा हमारा, 3s2, 3p6, तो 3s2, 3p6। तो अब क्रिप्टॉन का लिख रहे हैं अक्रिय गैस के रूप में, तो ऑर्गन हो गया, 18 हो गया। ऑर्गन के बाद हमारा आएगा 4d10, 3d10, 4s2 और 4p6। ये आप बाहु के नियम से भरते हैं हम। अब इसके लिए भर दें तो इसके लिए हम किसको मानेंगे, क्रिप्टॉन को। तो 36 हो गया, 36 के बाद 4d10, 5s2, 5p6। अब इसका लिखेंगे तो इसका लिखेंगे हम जीनोन के रूप में, जीनोन हो गया 54, तो 4f14, 5d10, 6s2 और 6p6। तो यहाँ देखें आप, तो यहाँ देखेंगे कि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ देखें बाहरी कोष में, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, मतलब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो बाहरी कोष तीसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो बाहरी कोष चौथी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 5वीं कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 6वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका क्या है, अष्टक तो क्या है, पूर्ण है, इसलिए ये अक्रिय है, क्योंकि इनका अष्टक क्या है, 8, मतलब अष्टक पूर्ण है। तो ना ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, ना इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए ये अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, क्योंकि इनका क्या है, अष्टक पूर्ण है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 और NP6। अब यहाँ देखो n का मान कितना है, 2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6। n का मान कुछ भी हो सकता है। n का मान देखो यहाँ 3 है, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6। तो ये होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और फुलफिल्ड होने की वजह से, पूर्ण भरी होने की वजह से ये अक्रिय होती हैं। उपलब्धता सुनिए, रेडॉन के अतिरिक्त अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। सब किसको छोड़ के, रेडॉन को छोड़ के। तो रेडॉन के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी। आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने, किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब इनका तो अष्टक पूर्ण है,
तो अष्टक पूर्ण है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में तो बहुत ऊर्जा चाहिए होगी। तो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, उस आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है, पूरी आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले तो आवर्त सारणी की हम बात करें तो आवर्त सारणी में इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम वर्ग में बात करें कि ऊपर से नीचे आने पर, तो हाँ, ऊपर से नीचे आने पर ये मान क्या होता है, वर्ग में घटता है। ठीक है, हीलियम का ज्यादा होगा, नियोन का थोड़ा कम होगा, क्रिप्टॉन का थोड़ा, आर्गन का थोड़ा और कम होगा, क्रिप्टॉन का और कम, जीनोन का और कम। क्यों घट रहा है? क्योंकि कक्षा बढ़ता है। तो वर्ग में तो एंथैल्पी घट रही है, ये हमारा वर्ग है 18, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो इस वर्ग में तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है, क्योंकि कक्षा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कक्षा। यहाँ 2 कक्षाएं, या 3 कक्षाएं, या 4 कक्षाएं, या 5 कक्षाएं, या 6 कक्षाएं। और कक्षा बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ रही है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर कम हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा। तो वर्ग में तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, घटता है, लेकिन वैसे आवर्त सारणी में इनका आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखो साफ। अब आए हम पहला पॉइंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कक्षा बढ़ती है। यहाँ कक्षा बढ़ने से आयनन एंथैल्पी घटती है। यहाँ कारण क्या है? कक्षा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कक्षा बढ़ती है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान घटता है। लेकिन परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ रही? क्योंकि कक्षा बढ़ रही। कक्षा बढ़ रही मतलब जैसे ये नाभिक, अगर ये कक्षा है तो परमाणु इतना होगा। अगर ये नाभिक, अगर 4 कक्षा है तो 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। आकार बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर कितनी कक्षाएं? 4। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कक्षाएं बढ़ती हैं। वर्ग में बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे आने पर। तो पूरी भाषा लिखोगे कि परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। आयनन ऊर्जा में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि में क्या होती? कौन सी एंथैल्पी है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि धनात्मक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान होता है वो धनात्मक होता है। कि हैलोजन का क्या था? ऋणात्मक, बहुत ऋणात्मक होता था हैलोजन का, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से ग्रहण करती थी, क्योंकि उनकी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे और तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती थी, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बहुत ऋणात्मक होता था। लेकिन इनकी बाहरी कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अष्टक क्या होता है? अष्टक पूर्ण है। पूर्ण है, अष्टक क्या है इनका? पूर्ण। अष्टक पूर्ण होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, ये मतलब अक्रिय गैस, इसलिए इनकी एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो धनात्मक होती है। अब भौतिक गुण सुनिए। अक्रिय गैस रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अल्प विलेय होते हैं। अक्रिय गैस कैसी होती है? रंगहीन, गंधहीन, गंध भी नहीं होती है, स्वादहीन होती हैं, और जल में क्या होती हैं? अल्प विलेय होती हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये बंध तो बनाती नहीं है और जुड़ी भी होती हैं। 2 अक्रिय गैसें हैं, तो किस बल के द्वारा जुड़ी होती हैं? वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा। और वान डर वाल्स फोर्स तो एक दुर्बल बल है। तो जो अक्रिय गैस हैं, ये बंध तो बनाती नहीं कि आयनिक बंध बना ले, कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, या कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। ये क्या करती हैं? सिर्फ अंतरा परमाणविक बल के द्वारा, दुर्बल बल के द्वारा जुड़ी होती हैं। 2 अक्रिय गैसें हैं, मान के चलो ये 2 अक्रिय गैस हैं, तो ये जुड़ेंगे भी तो ये सब कोई बंध नहीं बनाएंगे। किसके द्वारा जुड़ेंगी? एक दुर्बल बल के द्वारा। अब दुर्बल बल से जुड़ी होती है, वो भी कैसा बल? अंतरा परमाणविक बल होता है। अंतरा परमाणविक, आपस में लगने वाला एक दुर्बल बल, या दुर्बल बल का नाम दे सकते हैं वान डर वाल्स फोर्स।
तो अक्रिय गैसें जो होती हैं वो वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। और वान डर वाल्स फोर्स ये क्या होता है, अंतरा परमाणविक दुर्बल बल होता है, और इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि अगर जितना मजबूत बल से जुड़ी होंगी उतना गलनांक का मान ज्यादा होगा, उतना ही क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैंने कहा कि अक्रिय गैसों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस दुर्बल बल के द्वारा जुड़ी होती है, मजबूत बंध के द्वारा नहीं जुड़ी होती है। कौन सा दुर्बल बल, नाम क्या बताया, वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा। तो हमने आपको पढ़ाया कि ये ग्रुप 18 के तत्व हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। और इनका जब हमने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो पाया कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूर्ण, इसलिए हम इनको उत्कृष्ट गैसें और अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और बाहरी कोश का विन्यास क्या होता है, NH2NP6। फिर हमने कहा कि रेडॉन के अलावा सब वायुमंडल में पाई जाती हैं जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं। इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि कक्षाएं बढ़ती हैं। कक्षाएं बढ़ने मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी बढ़ रही है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है। लेकिन परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि कक्षा बढ़ती है। कक्षा बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, तो परमाणु त्रिज्या होती। और इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पूर्ण। फिर भौतिक गुण बता दिए, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, जल में अल्प विलेय है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा दुर्बल बल, वान डर वाल्स फोर्स। हम उदाहरण नंबर 7 पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम क्यों होते हैं, अभी मैंने समझाया क्यों होते हैं। क्योंकि ये दुर्बल परिक्षेपण बलों से जुड़े होते हैं, यही कारण लिखा है, यहाँ से देख लेना। इन पर कोई भी बड़ा बल का स्ट्रांग बल नहीं होता है। भाषा पढ़ लीजिए। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणविक होती हैं, एक परमाणविक होती हैं, द्विक परमाणविक नहीं होती कि Cl2, F2, H2 ऐसे नहीं होती है। किस रूप में पाई जाती हैं? ये He2 नहीं बनता है, He2 नहीं बनता है ना, ये नहीं बनता है। ये किस रूप में पाई जाएगी, हीलियम के रूप में। ना ही Ne2 बनता है, ये किस रूप में पाई जाएगी, नियोन के रूप में। तो जो अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस होती हैं वो एक परमाणविक होती हैं, एक परमाणु होता है। और एक परमाणविक होने के कारण इनमें दुर्बल परिक्षेपण बलों के अतिरिक्त, दुर्बल बल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अंतः परमाणविक बल कार्य नहीं करता। एक परमाणविक होने के कारण, दो तो है नहीं कि दो बड़ी मजबूत बंध से जुड़ गई, किस रूप में पाई जाती हैं, एक परमाणविक के रूप में। तो एक परमाणविक रूप में पाए जाने के कारण इन पर सिर्फ दुर्बल बल काम करता है। इस दुर्बल बल के अतिरिक्त कोई भी अन्य बल अंतः परमाणविक बल कार्य नहीं करता है। इसलिए ये क्या होती हैं, इनके क्वथनांक निम्न होते हैं। ये निम्न ताप पर ही द्रवित हो जाती हैं, थोड़े से तापमान पर ही द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। इसलिए इनका क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। इसीलिए इनका गलनांक भी कम होता है।